नमस्कार। तो बड़े स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबको मालूम है कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इश्यू करती है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स के अंदर हमें वापस करना होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कंपनी ने अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए इश्यू करा हुआ है तो उस केस में मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड जो है वो 30 साल का भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मालूम है कि उनका पैसा कभी ना कभी किसी न किसी वक्त हमें वापस होगा। मैंने कहा मैक्सिमम पीरियड 20 ईयर्स का, या इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने इश्यू करें तो मैक्सिमम पीरियड 25 साल का हो सकता है। लेकिन कंपनी चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कभी भी वापस कर सकती है। तो मैं मालूम है कि जब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करते हैं तो 2 चीजें होंगी। एक तो मेरा कैश एसेट साइड से कम होगा और ऑफ कोर्स लायबिलिटी साइड से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हट जाएगी। आपको यह भी मालूम है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटेगी तो हमारे कैपिटल बेस पर जो है वो प्रभाव आएगा। कैपिटल बेस के 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो मेरा कैपिटल बेस में बदलाव आ जाता है। लास्ट सेशन में हमने बायबैक ऑफ शेयर्स करा था और बायबैक ऑफ शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जहां तक अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है वो बिल्कुल सेम है। तो इसमें भी वही होता है कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करेगी तो कैपिटल बेस हमारा चेंज हो जाएगा और कैपिटल बेस को हमें ओरिजिनल लेवल पे लाना होगा। कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जितनी भी नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की हमने वापस करी है, रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस करने के लिए आपको याद होगा कि हम एक वर्किंग करा करते थे और सबसे पहले हम उस वर्किंग में लिखते थे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड। अब अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल वैल्यू पे लाने के लिए, जैसा कि मैंने बायबैक ऑफ शेयर्स में भी बताया था और अपनी रेगुलर क्लासेस में भी बताया हुआ है, कि हम पहले यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स करते हैं और अगर रेवेन्यू रिजर्व सफिशिएंट है तो ठीक है, लेकिन अगर इनसफिशिएंट होते हैं तो फिर हमें फ्रेश इश्यू भी करना पड़ सकता है। अब ध्यान क्या रखना है, क्योंकि लास्ट सेशन में ही हमने बायबैक ऑफ शेयर्स करा था इसलिए कंफ्यूजन कई बार हो जाती है। बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में, मैं रिपीट कर रहा हूं, काइंडली एक्चुअली पे अटेंशन, जब हम बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस की वर्किंग करते हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि हम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स तो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में जहां तक यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का सवाल है, हम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल के केस में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में, हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स इस्तेमाल कर सकते हैं। रेवेन्यू नेचर के रिजर्व कौन कौन से होते हैं ये ऑलमोस्ट हम हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं। हमने राइट्स इश्यू में भी पढ़ा, बोनस इश्यू में भी पढ़ा, बायबैक ऑफ शेयर्स में भी पढ़ा और वैसे मैंने यहाँ पर भी आपको लिखे हुए हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है, वर्कमैन फंड है, इंश्योरेंस फंड है, सिंकिंग फंड है। ये सब जो है रेवेन्यू नेचर के रिजर्व है। तो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल नेचर के रिजर्व जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, कैपिटल रिजर्व का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक बड़ा डिफरेंस क्या है बायबैक ऑफ शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल के केस में, जहां तक यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का सवाल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में आप केवल और केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का ही इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में आप सिक्योरिटी प्रीमियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा आपको याद होगा जब मैंने बायबैक ऑफ शेयर लास्ट सेशन में कराया था तो मैंने उसमें यह बताया था कि जो फ्रेश इश्यू होता है, बायबैक की मैं बात बता रहा हूं, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के केस में जो फ्रेश इश्यू होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स का ही हो सकता है। लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में आपका फ्रेश इश्यू इक्विटी शेयर्स का भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर्स का भी हो सकता है। यानी कि फ्रेश इश्यू आप इक्विटी शेयर्स का भी कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स का भी कर सकते हैं। तो इसका भी कॉन्सेप्ट वही है जो बायबैक ऑफ शेयर्स का था। यानी कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करती है तो नंबर 1, कंपनी का एक तो लायबिलिटी साइड से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, एसेट साइड से हमारे कैश भी कम हो जाएंगे। एसेट साइड्स की हमें उतनी चिंता नहीं करनी है, लेकिन लायबिलिटी साइड से जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होगी तो हमारा कैपिटल बेस चेंज हो जाएगा। कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए हम वर्किंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस। और रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस करने के लिए हम अपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं और अगर यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करने के बाद भी कुछ कमी हो जाती है तो उसके लिए हमें फ्रेश इश्यू करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले आपको कराई भी हुई हैं और बायबैक ऑफ शेयर अभी हाल ही में हमने करा था तो मैंने आपको इसमें बताया भी हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और
अब जहाँ तक सवाल है इसकी अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी का, उसको समझने के लिए फटाफट आप यहाँ पर आ जाएं और जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं वो भी हम इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 को देखें। सेक्शन 1 के अंदर 1.1 को देखें। इसमें मैंने पहले लिखा है रिजर्व्स आर सफिशिएंट। इसमें मैंने दिया हुआ है आपको, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 9 o'clock लिमिटेड एज ऑन 31/3/2021। तो कोई कंपनी है 9 o'clock लिमिटेड नाम की, उसकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर आप देख रहे हो शेयर कैपिटल है और इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, एक तो 3 लाख रुपए की और इंपॉर्टेंटली 10% 5,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख की। नंबर 1, इज इट क्लियर टू यू? आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतने की है। उसके अलावा आपके रिजर्व एंड सरप्लस का जहां तक सवाल है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम है। मैंने अभी आपको बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का रिजर्व है और बाय बैक ऑफ शेयर्स में तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो टोटल रिजर्व्स आपके 9 लाख रुपए के हैं। उसके अलावा करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है, टोटल आपको 21 लाख दिया है। एसेट साइड में कुछ फिक्स्ड एसेट हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और उसके अलावा करंट एसेट के अंदर कैश है और अदर करंट एसेट हैं। टोटल 21 लाख आपको दिया हुआ है। जस्ट समझाने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त, यानी कि इस बैलेंस शीट को देख करके इस कंपनी का कैपिटल बेस कितना है, पहले आप जरा मुझे ये बताएं, क्योंकि आप में से जिन बच्चों ने करा हुआ है ऑलरेडी हमसे, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ अगर नए बच्चे हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। अभी अभी मैंने कहा कि कैपिटल बेस के 3 पार्ट होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और तीसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये जो कंपनी है एट प्रेजेंट, इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 3 लाख की है, जैसे कि आपने देखा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप देख रहे हो 5 लाख रुपए की है। इज इट क्लियर टू यू? सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये कोई सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में अभी कोई बैलेंस नहीं है। इसका मतलब इस कंपनी का कैपिटल बेस हम कह सकते हैं कि अभी 8 लाख का है। इज इट क्लियर टू यू? ये कहा जा सकता है कि कंपनी का कैपिटल बेस 8 लाख का है। इज इट क्लियर टू यू? अब तुम्हें मालूम है कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करेगी, पहले हम आगे बढ़ें। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है ऑन दिस डेट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। देखो, इक्विटी शेयर कभी भी 100% रिडीम नहीं करी जा सकती, क्योंकि अगर मैं 100% इक्विटी शेयर कैपिटल का बाई बैक करूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम जो हम बाई बैक कर सकते हैं कंपनीज लॉ एक्ट के मुताबिक, वो 25% का बाई बैक कर सकते हैं। हालांकि सेबी के मुताबिक मैक्सिमम 15% का बाई बैक होता है, लेकिन कंपनीज एक्ट के मुताबिक बाई बैक 25% तक का पॉसिबल है मैक्सिमम। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब भी आप वापस करेंगे 100% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा है कि जो भी हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमने उसको रिडीम कर दिया इस तारीख को। जब मैं अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे पहले तो आपको एक एंट्री लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला काम है कि आपने एक एंट्री लिखनी है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप एंट्री लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटा रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप डेबिट करेंगे। 5,000 आपकी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, 5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। एकदम से टू कैश नहीं लिखना है, पहले हम ड्यू एंट्री करते हैं, इसको हम बोलते हैं अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन। अब इस एंट्री के करने से आपने क्या देखा कि मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गई। मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गई तो इसका मतलब जो मेरा कैपिटल बेस है, आपने नोट करा कि मेरा कैपिटल बेस जो है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की थी और मैंने इसको 5 लाख से डेबिट कर दिया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब 5 लाख से कम हो गई। तो मैंने कहा कि जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा वापस करती है, तो वापस करने के लिए मुझे पहले ड्यू एंट्री करनी पड़ेगी, और ड्यू एंट्री जैसे ही मैं करूंगा तो आपने देखा कि मेरा कैपिटल बेस अब चेंज हो गया। इस एंट्री के बाद मेरे कैपिटल बेस की पोजीशन क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 लाख हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0 हो गई और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में तो 0 बैलेंस ही था। तो इसका मतलब अब मेरा कैपिटल बेस 3 लाख का रह गया, 5 लाख से कम हो गया। तो अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, टेबल बना करके भी कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा है वर्किंग नोट कैपिटल बेस रेस्टोरेशन। अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए, ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए, सबसे पहले आप लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड 5 लाख। 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने रिडीम करनी है। अब मुझे मालूम है कि 5 लाख से मेरा कैपिटल बेस कम हो जाएगा। अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मैं पहले तो देखूंगा यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स।
अब बैलेंस शीट में हमने देखा कि हमारे पास जनरल रिजर्व में 4 लाख हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 1 लाख रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी बैलेंस मौजूद है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बल्कि 3 लाख रुपए मौजूद हैं। तो अब मुझे जनरल रिजर्व से मैंने 4 लाख ले लिए और 1 लाख रुपए की मुझे और ज़रूरत है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लिया। तो यहाँ मेरे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं, क्योंकि मुझे 5 लाख रुपए से कैपिटल बेस को रिप्लेस करना है, तो मेरे पास 5 लाख के रेवेन्यू नेचर के रिजर्व है, मुझे कोई फ्रेश इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स को यूटिलाइज करा, मैंने इसकी एक एंट्री करी। एंट्री मैंने करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। मैं कई बार कह चुका हूं कि जब मैं ये एंट्री करता हूं, इस एंट्री को हम अकाउंट्स में बुकिश एंट्री कहते हैं। बुकिश एंट्री का मतलब क्या होता है, ये एंट्री सिर्फ नाम के लिए होती है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट का कहने का मतलब है एसेट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तुमने देखा इससे क्या हुआ, जो मेरा बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो 1 लाख से कम हो जाएगा, जनरल रिजर्व 4 लाख से कम हो जाएगा, उसकी जगह एक नया वर्ड आ जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बिकॉज ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नाम का वर्ड आ गया इस एंट्री के करने से, तो इस एंट्री के करने से क्या हो गया, आपने क्या नोट करा कि जब मैंने ये एंट्री करी तो अब मेरा कैपिटल बेस की क्या पोजीशन है। इक्विटी शेयर कैपिटल तो 3 लाख की रहेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 0 है ही, लेकिन अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 3 लाख रुपए आ गए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 5 लाख रुपए आ गए। तो तुमने देखा मेरा कैपिटल बेस जो है वो 3 लाख प्लस 5 लाख डेट इज इक्वल टू 8 लाख अपने ओरिजिनल लेवल पर आ गया। तो रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस का मतलब है कि हमने जब ये एंट्री करी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करे, क्योंकि यहाँ मुझे फ्रेश इशू की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास रिजर्व सफिशिएंट मात्रा में थे, तो मेरा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया। और जब मुझे यकीन हो जाए कि मेरा कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा जो मैंने यहाँ अभी लिखा हुआ है क्रेडिट में, अब मैं उनका पैसा उनको वापस कर दूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एग्जामिनेशन में जो तुम्हें क्वेश्चन आए हैं उसमें तुमसे एंट्रीज पूछी गई हैं। When reserves are insufficient, जब रिजर्व इनसफिशिएंट हो तो क्या करेंगे, वो कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 10 o'clock लिमिटेड एज ऑन 31/3/2025। इसमें भी जहां तक शेयर कैपिटल का सवाल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख की तुम्हें गिवन है, उसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए हैं, और कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का रिजर्व है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी में 4 लाख है, टोटल 17 लाख है। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जहां तक सवाल है, टेंजिबल का मतलब जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। फिर तुम्हें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है 1 लाख की, कैश और कैश इक्विवेलेंट है 5 लाख के, और अदर करंट एसेट 3 लाख के हैं। नीचे उसने अब लिखा कि ऑन दिस डेट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड फॉर द सेम इट डिसाइडेड टू यूटिलाइज द रिजर्व्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। हमने डायरेक्टर ने यह भी डिसाइड करा कि हम अपने रिजर्व्स का भरपूर इस्तेमाल करेंगे एंड रिजॉर्ट टू फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, और अगर जरूरत पड़ी तो हम फ्रेश इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स का। तो सबसे पहले तो मैंने कहा आपको ड्यू एंट्री करनी है। जब आप ड्यू एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आप लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इस एंट्री के करने से मैंने कहा क्या हुआ, इस एंट्री का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने 5 लाख रुपए अभी पे करने हैं, अभी करे नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी अब रिडीम करनी है आपने, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने डेबिट करा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करा। इस एंट्री के करने से मैंने कहा आपका कैपिटल बेस जो है वो चेंज हो जाता है। अब कैपिटल बेस आपका 5 लाख से कम हो गया, कैपिटल बेस आपका कम हो गया, तो कैपिटल बेस को रिप्लेस करने के लिए हम अब अपनी वर्किंग की तरफ आ गए। वर्किंग में सबसे पहले मैंने नॉमिनल वैल्यू लिखा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम्ड। जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम वापस कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू हमें देखनी होती है, करेक्ट। फिर मैंने अपने यूटिलाइजेशन और रिजर्व्स को देखा। पहले तो मैं बैलेंस शीट को देखूंगा, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 1 लाख का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखूंगा, उसमें 2 लाख रुपए हैं। तो इसका मतलब अब की बार जहां तक रिजर्व्स का सवाल है, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व मेरे पास केवल 3 लाख रुपए के मौजूद हैं। तो जबकि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए। तो जो ये डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अब की बार मैं एक फ्रेश इशू करूंगा।
इस क्वेश्चन में तो लिखा ही हुआ है कि हमने फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स का करा। अगर नहीं भी लिखा होता तो मैं इक्विटी शेयर्स का करता, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में फ्रेश इशू जो है वो इक्विटी शेयर्स का भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? जबकि बायबैक ऑफ शेयर में फ्रेश इशू सिर्फ इक्विटी शेयर्स का हो सकता है। तो जैसे आपने ये एंट्री करी, यानी कि अब की बार आपने अपनी जब ये वर्किंग करी, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करा और फ्रेश इशू करा है। पहले आप इनकी एंट्री कर लेंगे। जब आपने इनकी एंट्री करी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 3 लाख। ये तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व की हो गई। और जो आपने फ्रेश इशू करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो गई। ऐसा करने से आपका कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पर आ गया। जब कैपिटल बेस ओरिजिनल लेवल पे आ गया तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा जो है उनको वापस कर देंगे। 1.3 में मैंने लिखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 11 o'clock लिमिटेड एज ऑन 31/3/2025। जहां तक बैलेंस शीट का सवाल है, इसमें मैंने शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल तो 4 लाख की है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है। टोटल 5 लाख की है। करंट लायबिलिटी 4 लाख की है, अब की बार टोटल 18 लाख का है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 8 लाख के हैं। अब की बार नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसकी की मार्केट वैल्यू 1.5 लाख की है, बैलेंस शीट में आपने उसको 2 लाख पे लिखा है। इसका क्या मतलब है कि आपने 2 लाख रुपए में इसको रिकॉर्ड करके रखा है। इसका मतलब 2 लाख रुपए दे करके आपने इसको खरीदा होगा, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू केवल 1,50,000 की है। कैश बैंक में 5 लाख का बैलेंस है और अदर करंट एसेट में 3 लाख का बैलेंस है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन दिस डेट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इट वाज डिसाइडेड। अब के बाद डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बेचेंगे और इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे। पहले तो डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वापस करेंगे। जैसे ही तुमने ये लाइन पढ़ी, इमीडिएटली आपने पहले तो ये एंट्री लिख देनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख 5 लाख। पहले तो आप ये एंट्री कर देंगे। इस एंट्री के करने से आपको मालूम है कि मेरा कैपिटल बेस अब कम हो जाएगा। इस एंट्री को करने के बाद मैंने कहा जनरली हम वर्किंग की तरफ आ जाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी एसेट को बेचने के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप उस एसेट को बेचने की भी एंट्री कर लें। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री करी। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, लेकिन मैंने उसको 1.5 लाख में बेचा। अब इस एंट्री के करने से क्या हुआ, एक तो मेरा कैश बैलेंस 1,50,000 से बढ़ जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 50,000 से कम हो जाएगा और मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से कम हो गई। अगर क्वेश्चन में किसी एसेट को बेचने के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसकी एंट्री करने के बाद आप अपनी वर्किंग की तरफ आएंगे। अब जब आप अपनी वर्किंग की तरफ आएंगे तो आपने देखा कि नॉमिनल वैल्यू जो आपको वापस करनी है वो 5 लाख रुपए की है। 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने रिडीम करनी है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब आप रिडीम करेंगे तो आपका कैपिटल बेस 5 लाख से कम हो जाएगा। अपने कैपिटल बेस को ओरिजिनल लेवल पे लाने के लिए मैं यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स करूंगा। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि बैलेंस शीट में एक तो हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो जनरल रिजर्व से मैंने 1 लाख रुपए ले लिए। अब बैलेंस शीट के अंदर आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे तो 2 लाख रुपए का है, लेकिन गलती से यहाँ पर 2 लाख मत लिख देना, क्योंकि अभी जब आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो इन्वेस्टमेंट को बेचने से लॉस हो गया, जिसकी वजह से आपका बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस था वो 50,000 से कम हो जाएगा। तो 1,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। तो इसका मतलब जहाँ तक रिजर्व्स का सवाल है आपके पास सिर्फ 2,50,000 का बैलेंस है। तो 2,50,000 की आपको अभी भी कमी है, तो उसके लिए आपको फ्रेश इशू करना पड़ेगा और फ्रेश इशू आपका 2,50,000 का हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? यही चीज़ मैंने यहाँ पर करी हुई है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू 5 लाख की है और मैंने यहाँ लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अल्टीमेटली ये रिजर्व्स जो है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में चले जाते हैं जो हम रिजर्व्स यूज़ करते हैं। तो जनरल रिजर्व में 1 लाख है जैसा मैंने बताया, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 2 लाख थे, लेकिन लॉस की वजह से अब 1,50,000 रह गए। तो हमारे पास रेवेन्यू नेचर के रिजर्व अब के बाद 2,50,000 के हैं, इसलिए फ्रेश इशू आपको 2,50,000 का करना पड़ेगा। अब इन दोनों चीज़ों की एंट्री आपने कर दी। आपने प्रॉफिट से 1.5 लाख रुपए यूटिलाइज करे तो प्रॉफिट कम होगा 1.5 लाख से। जनरल रिजर्व से आपने 1 लाख लिया और उसको आपने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, तो 2,50,000।
ये आपकी एंट्री हो गई। और अब की बार आपने 2.5 लाख रुपए का फ्रेश इश्यू करा है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता तो फ्रेश इश्यू आप इक्विटी शेयर्स का करेंगे, फिर आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से आपने ये एंट्री करी। 1.4 में मैंने लिखा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम एंड फ्रेश इश्यू इन एब्सोल्यूट टर्म्स। अब यहां पर एक पॉइंट है, आपको याद होगा बाई बैक ऑफ शेयर्स के केस में भी हम प्रीमियम पे वापस करते थे। जब मैंने बाई बैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक आपको कराया था, और लास्ट टॉपिक ही मैंने आपको बाई बैक ऑफ शेयर्स का कराया है। बाई बैक ऑफ शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स में भी जब हम इक्विटी शेयर्स को बाय बैक करते थे एट ए प्रीमियम पर, तो मैंने कहा था कि जो प्रीमियम पर हम वापस कर रहे हैं तो नेचुरल है प्रीमियम ऑन बाय बैक एक लॉस होता है, तो लॉस को हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। मैंने बताया था बाय बैक ऑफ शेयर्स में आप लॉस को जो राइट ऑफ करेंगे, यानी कि प्रीमियम ऑन बाय बैक को आप राइट ऑफ करेंगे तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है, और सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आप रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टू प्रीमियम ऑन बाय बैक, तो प्रीमियम ऑन बाय बैक को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां तक बाय बैक ऑफ शेयर्स का सवाल है। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में जब आप प्रीमियम पे वापस करेंगे तो हम उसको बोलते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन। जैसे इक्विटी शेयर में हम कहते हैं प्रीमियम ऑन बाय बैक, तो यहां हम कहते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन। ये कैपिटल लॉस है। अब इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है कि प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ कैसे करा जाए। बहुत से लोग प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं और प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट तो हम करेंगे ही क्योंकि हमने राइट ऑफ करना है, तो क्योंकि ये लॉस है इसको अब मैं जब राइट ऑफ करूंगा, क्योंकि पहले ये डेबिट होगा बाद में इसको क्रेडिट करना पड़ता है राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम और रिडम्पशन को। अब इसको राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा आपको, क्योंकि आपकी बुक्स में मॉड्यूल्स में कई जगह सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट रूल बच्चों को मालूम नहीं होता। और जब आपके पेपर चेक करे जाते हैं तो ध्यान ये रखना, वहाँ हम जैसे लोगों से मेरा कहने का मतलब है जो एक्सपर्ट्स लोग हैं और जिनको सारी नॉलेज है, वही लोग आपके पेपर्स जो हैं चेक करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो हालांकि आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स या रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से ही राइट ऑफ करना। ऐसा क्यों? यानी कि प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये माना जाता है, या जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है उसके लिए जरूरी है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कोई भी कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पैसा निकालेगी। यानी कि रूल ये कहता है कि द कंपनी विच फॉलोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मस्ट प्रोवाइड फॉर का मतलब है मस्ट राइट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं तो इसका मतलब हम जनरल रिजर्व भी, क्योंकि बाकी रिजर्व्स भी पीएनएल से ही बनते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रेवेन्यू नेचर, कोई भी रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से आप राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इन केस, क्योंकि कई बच्चों को ये डाउट लगता है, हमने रेगुलर क्लासेस में पीएनएल, हालांकि मैंने रूल पूरा बताया हुआ है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे तो उस केस में आपको नोट लिखना पड़ेगा कि इट इज प्रेज्यूम्ड दैट कंपनी इज नॉट फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पर ये जो एजम्पशन है बड़ी अजीब सी है, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज होती हैं आजकल वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। तो यही वजह है कि ये एजम्पशन अजीब सी लगती है। तो एक्चुअली पूरा रूल ये है कि कोई भी कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है, जब वो प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करेगी तो प्रॉफिट से पैसा निकालेगी। ये तो रूल है। और दूसरा रूल इसके साथ अटैच्ड वो ये भी है कि अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है, फॉलो का मतलब कंप्लाई नहीं कर रही है, तो तब वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकती है। लेकिन मैंने कहा ये एजम्पशन थोड़ी अजीब सी लगती है, इसलिए मेरी एडवाइस यही होगी कि आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जब आप प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करेंगे तो आप बेटर है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ करें।
इज इट क्लियर टू यू? और उस केस में आप नोट भी लिख दें तो बहुत अच्छा है कि इट इज प्रज्यूम्ड दैट कंपनी इज फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर मैंने कहा बाय बैक ऑफ शेयर्स में तो मैं प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकता हूं और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से भी कर सकता हूं। लेकिन जहां तक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का सवाल है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में जो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये सब नोट में मैंने लिखा हुआ है। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट, जब मैं पीएनएल कह रहा हूं तो इसका मतलब आप जनरल रिजर्व या कोई भी अदर रेवेन्यू नेचर का रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट ही राइट ऑफ करना चाहिए। और कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 4 लाख की, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख का है, टोटल रिजर्व्स 5 लाख के हैं। करंट लायबिलिटी में 4 लाख हैं, टोटल 18 लाख है। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट 8 लाख के हैं, कोई इंटेंजेबल एसेट नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक बार फिर से है 2 लाख की और मार्केट वैल्यू 1.5 लाख रुपए की है। उसके अलावा फिर करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज हैं आपकी 3 लाख रुपए की और कैश में जो बैलेंस है वो 5 लाख का है, टोटल 18 लाख है। पहले तो उसने लिखा ऑन दिस डेट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट 10% प्रीमियम। जैसे ही तुमने ये पढ़ा इमीडिएटली आपने एंट्री लिख दी। आपने एंट्री लिखी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 into 100 5 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 50,000, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5,50,000। ये आपकी पहली एंट्री हो गई, क्योंकि अब की बार आप प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं। जब भी आप प्रीमियम पे वापस करेंगे तो आपने क्या देखा कि आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो तो नॉमिनल वैल्यू से 5 लाख से ही कम हो रही है, क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को तो डेबिट 5 लाख से ही करा ना। यानी कि जो मेरा रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस होगा वो तो नॉमिनल वैल्यू पर ही होगा, 5 लाख पर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अब ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ गया। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा और मेरी आपको एडवाइस है कि इसको आप इमीडिएटली राइट ऑफ करेंगे। जैसे आपने एंट्री लिखी अब आप इसको राइट ऑफ करेंगे तो प्रीमियम और रिडम्पशन पहले डेबिट हुआ था, अब आप उसको पहले तो क्रेडिट करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए वो पहले डेबिट था, आप क्रेडिट करके उसको खत्म करेंगे। और मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट राइट ऑफ करा। मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट भी कर सकता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने अधिकतर यही पढ़ा है कि प्रीमियम और रिडम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन आज के संदर्भ में वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि पूरा रूल ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। देखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मस्ट बी मेट आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट on the assumption that company complies with the accounting standard as prescribed under section 133। यानी कि सेक्शन 133 के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करे हुए हैं, ये माना जा रहा है कि कंपनी उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। और अगर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है तो उस केस में प्रीमियम और रिडम्पशन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कोई भी रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से राइट ऑफ हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको राइट ऑफ करा। इन केस अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करना चाहते हैं तो आपको नोट लिखना पड़ेगा कि कंपनी इज नॉट फॉलोइंग, इट इज प्रज्यूम्ड दैट कंपनी इज नॉट फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि थोड़ी सी अजीब सी एजम्पशन है। तो इसलिए बेटर है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही राइट ऑफ करें। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? भले ही मॉड्यूल में आपके सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हो, लेकिन यह ध्यान रखें जो पेपर चेक करते हैं उनको सारे रूल्स के बारे में मालूम होता है। अच्छा जी, तो प्रीमियम को भी आपने राइट ऑफ कर दिया। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के बाद चेक करें कि कोई एसेट वगैरह को तो नहीं बेच रहे। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि टू सेल द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, यानी कि अपनी वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले अगर क्वेश्चन प्रीमियम पर है तो प्रीमियम को राइट ऑफ करें, और उसके अलावा अगर एसेट को बेच रहे हैं तो एसेट को बेचने की एंट्री करें, वही एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख रुपए की है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख रुपए की थी, 1.5 लाख रुपए आपके पास आए, 50,000 का लॉस हो गया और टू इन्वेस्टमेंट आपने लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब इस एंट्री को करने के बाद अब आप अपनी वर्किंग की तरफ आएंगे। वर्किंग आपकी क्या थी कि आपने नॉमिनल वैल्यू, देखो नॉमिनल वैल्यू आपकी 5 लाख की है। अब की बार आप अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो रिडीम कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू 5 लाख की और प्रीमियम और रिडम्पशन पे आप वापस कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन जो आपने अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करना है वो 5 लाख पर करना है, क्योंकि 5 लाख से आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम होगी। अब पहले तो मैंने अपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स को देखा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए हैं तो सही, लेकिन 50,000 का अभी 50,000 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? एक मिनट के लिए मैं जरा चेक कर लूँ। लॉस जो हो गया है, लॉस 50,000 रुपये का हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस आएगा, ये ठीक कर लेना,
ये बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1,50,000 रुपये आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 मिनट के लिए बैलेंस कितना है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये 1 लाख ही आएगा शायद। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में बैलेंस तो 2 लाख है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमने अभी अभी सेकंड एंट्री जब करी थी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा 50,000 से, क्योंकि मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट। इज इट क्लियर टू यू? बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस है, और मैंने जब सेकंड एंट्री करी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने डेबिट करा है। जब मैंने प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करा तो प्रॉफिट का बैलेंस 50,000 से कम हो गया, फिर लॉस हो गया जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और 50,000 से कम हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस वक्त 1 लाख रुपए का बैलेंस है। तो यही वजह है कि ठीक है, मैंने यहाँ ठीक ही लिखा है, तो 2 लाख लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लेस यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें कि 2 लाख बैलेंस था, उसमें से 50,000 हमने प्रीमियम को राइट ऑफ करने में यूज कर लिए, 50,000 लॉस हो गया तो बैलेंस 1 लाख है, और जनरल रिजर्व के अंदर 1 लाख का बैलेंस है, यानी कि रेवेन्यू नेचर के रिजर्व 2 लाख के हैं। तो इस केस में इस केस में एक मजेदार पॉइंट और भी है। इस क्वेश्चन में पहले तो उसने लिखा है कि टू इश्यू फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। जो मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का मैंने बताना था वो मैंने अभी तक नहीं बताया। देखिए जी, अभी मैंने आपसे कहा कि जब हम अपनी वर्किंग करते हैं, जिसको हम रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस कहते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस कहते हैं, तो रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस में हम नॉमिनल वैल्यू लिखते हैं, और नॉमिनल वैल्यू 5 लाख रुपए की है। और नॉमिनल वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हम हमेशा पहले यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स करते हैं, हमेशा पहले ये करते हैं। अगर यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व सफिशिएंट है तो ठीक है, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो हमें फ्रेश इशू करना पड़ता है। यानी कि रूल तो ये है कि पहले यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करा जाएगा और उसके बाद फ्रेश इशू होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है, जो कि इस क्वेश्चन में है, वो कह रहा है कि कंपनी ने, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब है तुम्हें बकायदा क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कितने शेयर आप इशू कर रहे हो, किस रेट से इशू कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने फ्रेश इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स का करा। इसका मतलब क्वेश्चन में ये एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं कि जो फ्रेश इशू है कितने शेयर्स का हो रहा है ये तुम्हें दिया हुआ है। तो 30,000 शेयर्स का फ्रेश इशू हो रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन में फ्रेश इशू अगर गिवन है तो उस केस में पहले फ्रेश इशू को देखा जाएगा। समझ में आया? पहले फ्रेश इशू को देखा जाएगा। तो फ्रेश इशू गिवन है तो 3 लाख रुपए, 30,000 इंटू 10, तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अब की बार क्या है कि मुझे पता लग गया 5 लाख में से कैपिटल बेस रिप्लेस हो गया 3 लाख से, जो कि फ्रेश इशू की वजह से हो रहा है। तो अब मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए और चाहिए। अब 2 लाख रुपए मुझे और चाहिए तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने चेक करा तो जैसा कि मैंने बताया कि अब 1 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है। हालांकि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख का है, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के बाद और लॉस को राइट ऑफ करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस है। अब मुझे सिर्फ 1 लाख और चाहिए, जो कि मैंने जनरल रिजर्व से ले लिए। हालांकि जनरल रिजर्व में और पैसा भी है। तुम देख रहे हो कि जनरल रिजर्व में जो पैसा मौजूद है, वैसे अच्छा जनरल रिजर्व में खैर 1 लाख ही है इस क्वेश्चन में। अगर ज़्यादा भी होता तो तब भी मैं 1 लाख ही यूज़ करता। इस केस में खैर 1 लाख ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1 लाख, जनरल रिजर्व से 1 लाख आपने यूटिलाइज कर लिए, तो 2 लाख आपका यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स है। लेकिन समझना ये है कि इस क्वेश्चन में आपने पहले फ्रेश इशू का इस्तेमाल करा और उसके बाद आपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करा। क्यों? क्योंकि अब की बार फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने पहली एंट्री ड्यू एंट्री करी, उसके बाद प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री करी, एसेट को बेचने की एंट्री करी। अब जो मैंने वर्किंग करी, इस वर्किंग में अब की बार मैंने पहले फ्रेश इशू की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है। और उसके बाद मैंने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। CRR का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद फिर हम फाइनली अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा पे कर देंगे। याद रखें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहली एंट्री में आपने क्रेडिट करें 5,50,000 से, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से ये आपकी एंट्री इस केस में करी जाएगी। अब 2.1 में कहता है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 9 o'clock लिमिटेड एज ऑन 31/3/2025। अब 9 o'clock लिमिटेड नाम की ये जो कंपनी है, इसकी बैलेंस शीट आपको गिवन है।
इस बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा हुआ है और इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच लिखा है 5 लाख। फिर कह रहा है 4009% प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हुए हैं 4 लाख के। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि कैपिटल नेचर का रिजर्व है, जनरल रिजर्व जिसमें कि 1 लाख रुपए का बैलेंस है। रीवैल्यूएशन रिजर्व आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये भी एक तरीके से कैपिटल नेचर का ही रिजर्व्स होता है, तो इसलिए आप इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी कैपिटल नेचर का रिजर्व है, CNR कैपिटल नेचर रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेवेन्यू नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपकी करंट लायबिलिटी है और उसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो 9 लाख के हैं, नॉन करंट एसेट 2 लाख की हैं। स्टॉक में करंट एसेट्स के अंदर अब की बार करंट इन्वेस्टमेंट भी हैं और उसके बाद इन्वेंट्रीज भी हैं और ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, लेकिन कैश में 3 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये पोजीशन है। अब नीचे उसने कहा कि ऑन 1/4/2025 द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 10% पर वापस करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख की है। अब आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख की है तो आपने पहली एंट्री तो आपने कर दी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, या आपने 4 लाख लिख दिए और उसके अलावा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन शॉर्ट में मैंने POR लिख दिया। 10% प्रीमियम पर आप वापस कर रहे हैं तो 40,000 आपने लिख दिया और उसके अलावा फिर आपने लिख दिया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेट इज इक्वल टू 4,40,000। जैसी मैंने ये एंट्री करी इमीडिएटली मुझे ख्याल आना चाहिए कि प्रीमियम और रिडम्पशन को मैंने राइट ऑफ करना है। मैंने कहा मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकता हूं, लेकिन वो अब करना ठीक नहीं है, बेटर है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करें। तो प्रीमियम और रिडम्पशन को मुझे राइट ऑफ करना है। पहले वो डेबिट हुआ है, मैं क्रेडिट करके प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करूंगा, ये मानते हुए कि ये कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। प्रीमियम और रिडम्पशन को भी मैंने राइट ऑफ कर दिया। फिर उसने आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि इन ऑर्डर टू पे ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी सोल्ड द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट ₹2,10,000। पहले तो मुझे ये पता लग गया कि जो मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जो कि 2 लाख रुपए की है उसको हमने 2,10,000 में बेचा। किसी भी एसेट को बेचने के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आप इमीडिएटली उसकी भी एंट्री कर लें, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। अब की बार आपने 2,10,000 में बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000। इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख की थी तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर चली गई और आपको जो गेन हो गया वो 10,000 रुपये का हो गया। तो गेन अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। अच्छा जी, इन 3 एंट्रीज को करने के बाद आगे उसने ये भी लिखा, पहले तो मैं आगे पढ़ लूँ। कहता है एंड ऑल्सो इश्यूड 2007% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच विच आर फुल्ली सब्सक्राइब। यानी कि इस क्वेश्चन में भी तुम्हें फ्रेश इशू गिवन है, लेकिन अब की बार फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर्स का गिवन है, लेकिन पॉइंट ये है कि फ्रेश इशू गिवन है। अब की बार इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू गिवन है, तो जब फ्रेश इशू गिवन होता है तो इसका मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में तुम्हें दिया हुआ है तो तुम्हें बाद में वर्किंग करनी पड़ेगी। अब मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं तो मैंने यहीं पर वर्किंग कर दी। जब आप अपने वर्किंग नोट्स बनाएंगे तो वर्किंग नोट्स तो आप अलग से ही बनाएंगे, जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन में करके दिया हुआ है, मैं वैसे ही समझाने के लिए कर रहा हूं। जैसे मैंने नोट्स यहाँ बनाया आप वैसे बना सकते हो, अदरवाइज डायग्रामेटिकली भी बना सकते हो। पहले नॉमिनल वैल्यू को नोट करें। नॉमिनल वैल्यू जो आपने अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वापस करनी है वो 4 लाख है, तो 4 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू आपने लिख दी। अब हमें मालूम है कि इसको रिप्लेस करने के लिए या कैपिटल बेस को ओरिजिनल बैलेंस पे लाने के लिए हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हैं और फ्रेश इशू करते हैं। बिकॉज फ्रेश इशू अब की बार हमें गिवन है, एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है, तो पहले मैं फ्रेश इशू का अमाउंट लिख लूंगा। 2000 शेयर हमने इशू करे हैं, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए वाले, तो 2000 इंटू 100 2 लाख रुपए की रिप्लेसमेंट तो फ्रेश इशू से हो गई। अब मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए और चाहिए, वो मैं अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से ले लूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? तो यहाँ मैंने वर्किंग ये करी हुई है आपके लिए, जस्ट समझाने के लिए मैंने वो बताया। देखो नॉमिनल वैल्यू आपकी 4 लाख की, आपने तो नॉमिनल वैल्यू को देखना है। अब मैं इस क्वेश्चन में देखो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, इस क्वेश्चन में गिवन है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ अब की बार प्रेफरेंस शेयर्स हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो 2 लाख की है। अब आपको 2 लाख रुपए और चाहिए।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका बैलेंस है बैलेंस शीट के अंदर, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है हम ये देख लें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए का बैलेंस है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस था आपका 2 लाख रुपए का बैलेंस तो था, लेकिन मैं यहाँ लिख करके आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस था, उसमें से आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करा था 40,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,60,000 बच गया और उसके बाद 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा था। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,70,000 रुपये का बैलेंस मौजूद है। तो मैंने 1,70,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस्तेमाल कर लिए, करेक्ट। मुझे टोटल 2 लाख की और ज़रूरत है और जनरल रिजर्व से मैंने 30,000 कर लिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्योंकि अब की बार फ्रेश इशू मुझे पहले गिवन है, मुझे रिजर्व सिर्फ 2 लाख के चाहिए, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1,70,000 ले लिए, जनरल रिजर्व से मैंने 2 लाख ले लिए। सर क्या ये जरूरी है कि पहले P&L ही यूज़ करना है? नहीं, आप चाहो तो पहले जनरल रिजर्व यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं जनरल रिजर्व से 1 लाख ले सकता था और 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी ले सकता था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले P&L ही इस्तेमाल करना है। जैसे आपने ये वर्किंग के पार्ट पूरे करे, देखो पहली एंट्री तो मैंने आपको बताई दी, ये ड्यू एंट्री है, और उसके बाद प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री और इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री, ये तो हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने वर्किंग करी। वर्किंग में हमने पहले फ्रेश इशू करा, अब उसकी एंट्री हमने कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके अलावा जो आपने प्रॉफिट से पैसा निकाला और जनरल रिजर्व से जो निकाला और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, उसकी एंट्री करनी है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद मैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दूंगा 4,40,000 टू बैंक अकाउंट 4,40,000। सर आपने यहाँ कुछ नोट लिखा हुआ है। हाँ, ये नोट मैंने क्यों लिखा हुआ है उसका एक कारण है, जस्ट समझाने के लिए। देखें, तुम्हें मालूम है कि लास्ट एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्चुअल अमाउंट पे करने की, क्योंकि एक्चुअली में हमने उनको पे करना है और एक्चुअली में मैंने 4,40,000 पे करना है। तो मुझे ये हमेशा चेक कर लेना चाहिए पेमेंट करने से पहले कि मेरे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे कैश अकाउंट में 3 लाख रुपए का ओरिजिनल बैलेंस है, ठीक है, 3 लाख रुपए का कैश अकाउंट में ओरिजिनल बैलेंस है। अब मैंने शुरू में जो पहली एंट्री करी उसमें तो कहीं वर्ड कैश नहीं आ रहा, दूसरी एंट्री में भी नहीं आ रहा, तीसरी एंट्री में हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो इन्वेस्टमेंट को 2,10,000 में बेचा, तो मेरे पास कैश बढ़ गया, यानी कि कैश बैंक बढ़ गया। अब उसमें 5,10,000 रुपीज़ हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि आपने फ्रेश इश्यू भी एक करा था 2 लाख का, तो आपने क्या देखा कि आपके पास सफिशिएंट मात्रा में जो है कैश अवेलेबल है। यानी कि कभी भी जब मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्चुअल अमाउंट पे करता हूं तो मुझे इस बात का ख्याल करना होगा, खासतौर से जब मुझे क्वेश्चन फुल फ्लेड्ज बैलेंस शीट फॉर्म में हो तो, करेक्ट। तो उस केस में मुझे चेक करना चाहिए कि जितना अमाउंट मैंने पे करना है क्या मेरे पास इतना अमाउंट है। जैसे कि इस केस में मेरे पास 7,10,000 है और मुझे 4,40,000 पे करने हैं, तो मुझे कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी तुम्हारे पास पैसा ना हो, मान लेते कैश में 4 लाख रुपए ही होते, तो मैं फिर पहले लोन लेने की एंट्री करता, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 40,000 और उसके बाद फिर मैं पेमेंट करता। समझ में आया? यहाँ मैंने लिखा ही हुआ है, बिफोर मेकिंग द एक्चुअल पेमेंट वन शुड मेक श्योर दैट देयर इज इनफ बैलेंस इन बैंक एंड कैश अकाउंट। इन केस देयर इज इनफ बैलेंस देन नो लोन इज रिक्वायर्ड। जैसे इस केस में तो इनफ बैलेंस है तो हमें कोई लोन की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये एंट्री कर देंगे। ये सब समझाने के लिए कि कभी जरूरत पड़ जाए। ये क्वेश्चन है आपका जी जो 2023 में आया है 2023 जून 8 में जो ये क्वेश्चन आया है। अब वो कह रहा है बुक्स ऑफ एन लिमिटेड शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31/12/2022। तो 31/12/2022 को एन लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसमें ये बैलेंसेस हैं। एक तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 1,50,000 के हैं। 2,510% रीडेमेबल प्रेफरेंस शेयर है 2,50,000 की। अब इस क्वेश्चन में 500 रीडेमेबल प्रेफरेंस शेयर भी है। यानी कि इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट तो क्या है कि आपके पास 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 2 क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। एक तो आपके पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2,50,000 की, लेकिन ये फुल्ली पेड है, ये फुल्ली पेड है। इज इट क्लियर टू? 2,500 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, और ये तो फुल्ली पेड है। लेकिन जो ये वाली है 508% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच कह रहा है ये 70 पेड अप है।
508% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है ये पार्टली पेड अप है। पार्टली पेड अप का मतलब है कि 100 में से अभी तक कंपनी ने सिर्फ 70 रुपये बुलाए हैं, ये पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप है। और ये कितनी है? ये केवल तुम्हारे को 500 इंटू 70 35,000 की है। अगर कभी क्वेश्चन में दो क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर हों, अगर कभी क्वेश्चन में दो क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर हों, करेक्ट, एक पार्टली पेड अप है और एक फुल्ली पेड अप है। अगर क्वेश्चन में दो क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हों और एक फुल्ली पेड अप हो, एक पार्टली पेड अप हो, तो केवल फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर का ही जो है आप रिडम्पशन करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में आप रिडम्पशन जो करेंगे, क्योंकि लॉ ये कहता है पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल को रिडीम नहीं करा जा सकता, तो इसलिए आप रिडीम जो करेंगे केवल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ही रिडम्पशन करेंगे। नंबर एक, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, अब उसने क्वेश्चन में दिखा है आगे रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम में 15,000 है, जनरल रिजर्व में 75,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,60,000 है, और फिर आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की हैं और कैश एट बैंक में कह रहा है कि पैसा 38,000 का है। आगे उसने लिखा ऑन 1 जनवरी 2023 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 8% प्रीमियम। तो मैंने कहा जब भी हम प्रीमियम पे वापस करेंगे पहले तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। जो 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपकी, ये 14% लिखा हुआ है, यहाँ 10% लिखा है, चलो जो भी परसेंट है मैं यहाँ नीचे 10% ही कर देता हूँ, जो भी परसेंट है। तो जो फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको आपने रिडीम करना है 2,50,000। अब कह रहा है इसको हम जो रिडीम करेंगे प्रीमियम पे करेंगे तो 8% ऑफ 2,50,000 कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आप लिखेंगे डेट इज इक्वल टू 2,70,000। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्चुअल पेमेंट 2,70,000 की करनी है, नंबर वन। लेकिन जो आपका कैपिटल बेस कम होगा वो 2,50,000 से कम होगा और प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस क्वेश्चन का अगर आप अपने सजेस्टेड में आंसर देखेंगे तो हो सकता है कि उन्होंने पीएनएल की बजाय सिक्योरिटी प्रीमियम लिया हो, लेकिन मैं आपको बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम आप ले तो सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको नोट लिखना पड़ेगा कि इट इज प्रेज्यूम्ड दैट कंपनी इज नॉट फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि एक बड़ी अजीब सी अजम्पशन है। इसलिए मैंने कहा कि आप पीएनएल से ही राइट ऑफ करना। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपने 20,000 राइट ऑफ करे। मैंने लिख भी दिया है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मेट या रिटर्न ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द अजम्पशन दैट कंपनी कंप्लाइज विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यानी कि हमने इसको पीएनएल से राइट ऑफ करा है ये मानते हुए कि ये कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में उसने आगे ये भी लिखा कि इन ऑर्डर टू पे दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू सेल दी इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी ने ये भी डिसाइड करा कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, और उसने लिखा कंपनीज फंड्स एंड टू रेज द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। अब इस क्वेश्चन में उसने एक चीज और कहा है, उसने कहा कंपनी ने ये डिसाइड करा कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। देखिए जी, जो इन्वेस्टमेंट है आपकी 1 लाख रुपए की है। अब इन्वेस्टमेंट को उन्होंने जो बेचा है, अब कितने पर बेचा है ये तुम्हें क्वेश्चन में उसने दिया है। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 1,08,000। इन्वेस्टमेंट को हमने 1,08,000 में बेचा है। ये इन्वेस्टमेंट जो तुमने बेचा है 1,08,000 में, इसकी वैल्यू ठीक कर लेना। ये वैल्यू यहाँ 1 लाख लिखी हुई है, शायद ये 1,20,000 है, मुझे याद आ गया। कई बार हम जब क्वेश्चन उतारते हैं ना तो उसमें कुछ मिसप्रिंट्स हो ही जाती हैं। ये 1,20,000 कर लेना, वैसे तुम्हारे नोट्स में 120 ही लिखा होगा। तो इन्वेस्टमेंट को जब मैंने बेचा तो मैं इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री पहले तो करूंगा। इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री है जी बैंक अकाउंट डेबिट 1,08,000। इज इट क्लियर टू यू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, हाँ 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट है इसलिए एंट्री तो ठीक लिखी हुई है। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए लॉस ऑफ व्हाट वी कॉल 1,08,000 एट ए लॉस ऑफ 12,000। 1,20,000 की चीज को 1,08,000 में बेचा तो 12,000 का नुकसान भी हो गया। यहां तक तो सब ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में तू क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन को पहले ठीक तरीके से समझना है।
एक तो उसने कहा कि जो मेरी फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको मैंने 8% प्रीमियम पे वापस करना है, जिसकी मैंने पहली एंट्री करी, प्रीमियम को मैंने राइट ऑफ करने की एंट्री करी और उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री अभी तक करी है। उसने कहा कि कंपनी ने यह भी डिसाइड करा कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम, अगर हमें और फंड्स की ज़रूरत पड़ी तो हम वो रेज करेंगे बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर कंपनी को और फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स का भी इस्तेमाल करेगी, यानी कि फ्रेश इश्यू करेगी। अगर कंपनी को और फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और जिसकी की फेस वैल्यू ₹10 की होगी, लेकिन हम उसको ₹1 प्रीमियम पर इशू करेंगे, यानी कि ₹11 के हिसाब से इशू करेंगे। अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि सब्जेक्ट टू लीविंग ए मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ 9,600 आफ्टर सच रिडम्पशन। और वो ये भी कह रहा है कि हम चाहते हैं कि जब हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे कर दिया तो हमारे पास बैंक अकाउंट में या कैश बैंक में बैलेंस जो है, कैश बैंक अकाउंट में बैलेंस जो है वो ₹9,600 का बच जाए। कभी जब तुम्हें क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो कि रिडम्पशन के बाद कैश अकाउंट में इतना इतना बैलेंस बच जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में तुम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि हम अभी तक कर रहे थे। यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जनरली ये एंट्रीज को करने के बाद हम अपनी वर्किंग करते थे और अपनी वर्किंग में हम ये देखते थे कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है, तो नॉमिनल वैल्यू 2,50,000 है। तो नॉर्मली अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो नॉमिनल वैल्यू थी उसको हम रेस्टोर करने के लिए या अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स कर रहे थे और यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स ऑफ फ्रेश इश्यू, यही हम अभी तक कर रहे थे और तो कुछ नहीं करा हमने। अब 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है, 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि भाई हम पहले यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स कर ले। सपोज मैं अगर नॉर्मल तरीके से करता तो मेरे एक तो जनरल रिजर्व में 75,000 रुपीज़ का बैलेंस है, तो मैं जनरल रिजर्व से 75,000 यूटिलाइज करता, क्योंकि फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन नहीं है क्वेश्चन में। उसने ये तो कहा है कि हम फ्रेश इशू कर रहे हैं, पर कितने शेयर्स का कर रहे हैं ये हमें दिया नहीं है, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में फ्रेश इशू गिवन नहीं है। तो नॉर्मली हम पहले यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करते हैं और यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स करने के लिए मैंने जनरल रिजर्व को देखा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को देखा। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो बैलेंस मौजूद है वो 1,60,000 का बैलेंस है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्चुअली में कितना बैलेंस है। ये तो बैलेंस शीट के मुताबिक बैलेंस है। एक तो मैंने प्रीमियम को राइट ऑफ करा 20,000 रुपीज़ का प्रीमियम, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 1,40,000 रह गए और उसके बाद फिर ये लॉस हो गया 12,000 रुपये का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस है 1,40 में से मैं 1,30 और 1,28,000 के करीब बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 1 मिनट के लिए हमारे दिमाग में ये आ सकता है भाई रिजर्व्स में 75,000 है, प्रॉफिट में इतना बैलेंस है, इनको ऐड कर दें और डिफरेंस जो है वो फ्रेश इश्यू से रेज कर लें, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कि नीचे ये दिया हुआ है कि कंपनी जो है अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम तो करना चाहती है, उसके लिए उन्होंने कुछ एसेट भी बेचे हैं और कुछ हम इक्विटी शेयर्स भी इशू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि रिडम्पशन के बाद कैश अकाउंट में इतना बैलेंस बच जाए। तो जब क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होगा तो उस केस में तुम क्या करोगे, डायरेक्ट इस वर्किंग को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इमीडिएटली नहीं करेंगे। बस तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारे जनरल रिजर्व में इस वक्त इतना बैलेंस है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 1,28,000 का बैलेंस है, लेकिन अभी हम इस वर्किंग को एकदम से नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, देखें यहाँ मैंने नीचे वर्किंग नोट लिखा है। वर्किंग नोट में मैंने क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ कैश टू बी कलेक्टेड फ्रॉम न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कि जो इक्विटी शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर से कितना कैश मैं कलेक्ट करूं, कितना कैश मैं कलेक्ट करूं, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के लिए हमने अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी बेची हैं। हम चाहते हैं कि कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच करके हमारे पास कैश आ जाएगा और हम कुछ हम कैश या फंड्स इकट्ठा करना चाहते हैं, इक्विटी शेयर को इश्यू कर करके उसके बाद भी हमारे पास कैश आ जाएगा।
और जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दें तो हमारे पास 9,600 रुपये बच भी जाएं। तो अब मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ये इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जी कि मैं कितने इक्विटी शेयर इशू करूंगा। ऐसी सिचुएशन में जब भी तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया हो कि मिनिमम कैश अकाउंट में इतना बैलेंस बच जाए या इतना इतना बैलेंस बच जाए, आप पहले तो ये देखें कि आपने टोटल एक्चुअल पेमेंट कितनी करनी है। एक्चुअल पेमेंट कितनी करनी है? एक्चुअल पेमेंट तो 2,70,000 की करनी है ना, क्योंकि हमने 2.5 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू और 20,000 प्रीमियम उनको देना है, तो 2,70,000 रुपए की एक्चुअल पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा वर्किंग नोट में, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल पेमेंट 2,70,000। 2,70,000 जो होगा वो मेरा टोटल अमाउंट होगा। इज इट क्लियर टू यू? 2,70,000। अब मैं उसमें क्या कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली में तो 2,70,000 पे करने हैं, और 2,70,000 की पेमेंट करने के बाद मैं चाहता हूं कि 9,600 का बैलेंस भी बच जाए, तो इसलिए मैं इसमें 9,600 भी ऐड कर दूंगा, यानी कि टोटल मेरे पास 2,79,600 रुपीज अगर मौजूद हैं। अगर मेरे पास इतना कैश है तो मैं 2,70,000 की पेमेंट कर दूंगा एक्चुअल पेमेंट, तो मेरे पास 9,600 का बैलेंस बच जाएगा। इसका मतलब मेरे पास इतना कैश होना चाहिए या इतने कैश की मुझे जरूरत है। अब यहां पर मैंने क्या करा, इतने कैश की जरूरत तो है, यानी कि टोटल मेरे पास इतना कैश मुझे चाहिए। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि अभी इस वक्त हमारे पास कैश अकाउंट में बैलेंस कितना है। कैश अकाउंट में हमारे पास जो बैलेंस है वो 39,600 है, ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। करेक्ट। हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा तो 1,08,000 रुपये मेरे पास और आ गए, यानी कि मेरे पास कैश में 1,47,600 तो है ही ना, और मुझे टोटल चाहिए 2,79,600, और अभी मेरे पास इतना पैसा है। इसका मतलब मुझे इक्विटी शेयर से इतना पैसा चाहिए, यानी कि जब मैं इक्विटी शेयर इशू करूं मेरे पास 1,32,000 रुपये और आ जाएंगे, तो मेरे पास टोटल 2,79,600 इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसा करके मुझे ये पता लग गया कि मुझे इक्विटी शेयर होल्डर से कितना कैश चाहिए, कैश टू बी कलेक्टेड फ्रॉम न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस केस में मुझे इस तरीके से मूव क्यों करना पड़ा, ये समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि मिनिमम इतना बैलेंस या मिनिमम इतना बैलेंस की जरूरत है, तो पहले तो आप ये देखो टोटल एक्चुअल पेमेंट कितनी करनी है, 2,70,000 की करनी है, नंबर 1। नंबर 2, मिनिमम बैलेंस आपको कितना चाहिए, 9,600 का चाहिए। इससे आपको ये पता लग गया कि टोटल आपकी जेब में इतना पैसा होगा, तो तब काम बनेगा। अब 2,79,600 का पैसा होना चाहिए, लेकिन आपके पास अभी कैश 39,600 का है, इन्वेस्टमेंट को आपने 1,08,000 में बेचा तो 1,47,600 आपके पास मौजूद हैं। तो आपको 1,32,000 रुपए और कलेक्ट कर रहे हैं, और ये आप कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो आप कितने इक्विटी शेयर में इशू करूंगा, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, बिकॉज मैं इक्विटी शेयर 11 रुपए के हिसाब से इशू कर रहा हूं, तो 1,32,000 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि मैं 1,200 इक्विटी, सॉरी ये 12,000 आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो ये 12,000, तो इसका मतलब मुझे 12,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे 10 रुपए वाले 1 रुपए प्रीमियम पे। 12,000 इंटू 11 विल बी इक्वल टू 1,32,000। यानी कि इस वर्किंग से मेरे पास अब एक नई चीज क्या आ गई, इस वर्किंग से मेरे पास अब क्या हो गया कि मुझे अब ये पता लग गया कि फ्रेश इश्यू कितने का हो रहा है। बिकॉज इस वर्किंग को करने से मुझे ये भी पता लग गया कि अब फ्रेश इश्यू मुझे 12,000 शेयर का करना पड़ रहा है। तो जब मैं अपनी रेस्टोरेशन ऑफ कैपिटल बेस की वर्किंग करूंगा, जिसमें मैं नॉमिनल वैल्यू 2,50,000 लिखूंगा, अब मैं पहले नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर लिखूंगा। हालांकि इक्विटी शेयर हम 1,32,000 रुपए के इश्यू कर रहे हैं, 12,000 शेयर 10 रुपए वाले 1 रुपए प्रीमियम पे, लेकिन जब हम वर्किंग में लिखते हैं तो हमें सिर्फ नॉमिनल वैल्यू देखनी होती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू आपके पास 1,20,000 है। इज इट क्लियर टू यू? जो 12,000 शेयर आप इश्यू कर रहे हैं 10 रुपए वाले, उसकी नॉमिनल वैल्यू लिखनी है जब हम अपनी वर्किंग करते हैं। अब मुझे यह पता लग गया कि 2,50,000 में से 1,20,000 की रिप्लेसमेंट तो फ्रेश इश्यू से हो गई। अब मुझे सिर्फ 1,30,000 चाहिए, तो जनरल रिजर्व में 75,000 है। हालांकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में काफी पैसा है, लेकिन मुझे सिर्फ 55,000 और चाहिए, तो वो मैंने ले लिए। ये पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन में यही वजह है कि एक्चुअली आप पहले तो एंट्री का जो ऑर्डर है, हालांकि आपके बुक्स में ठीक ही लिखा होगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अब एंट्री नंबर 4 एक्चुअली बेसिकली ये एंट्री नंबर 3 है,
एंट्री नंबर 4 आप ये करेंगे, फ्रेश इशू की आपने अब एंट्री कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट 1,32,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,22,000, सिक्योरिटी प्रीमियम। और एंट्री नंबर 5 फिर आपने जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 75, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,30,000। और अब आप अपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देंगे। तो अब आपके पास कैश में 9,600 का बैलेंस अभी भी बचेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहता है कि कंपनी ने फलाना एसेट बेचे और बचे हुए फंड्स के लिए कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करे, और इक्विटी शेयर को इशू करने के बाद भी हम चाहते हैं कि कैश में इतना बैलेंस बच जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप इमीडिएटली नॉर्मल तरीके से वर्किंग ना करें। सबसे पहले आप यही देखें कि आपको टोटल कैश कितना चाहिए एक्चुअल पेमेंट के लिए। एक्चुअल पेमेंट के लिए टोटल कैश आपको इतना चाहिए, और फिर आप देखें आपके पास अवेलेबल कैश कितना है। जो डिफरेंस आएगा उतने के लिए आपको इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। और एक बार जब इक्विटी शेयर पता ही लग गया तो जब हम नॉर्मल वर्किंग करेंगे तो पहले हम फ्रेश इशू की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करेंगे। तो ये था आपका जी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जो मैंने रेगुलर क्लास में थ्योरेटिकल नोट्स अब मैं आपको लिखाता ही हूँ, और उसके अलावा मैंने थ्योरेटिकल नोट्स यहाँ पर शुरुआत में लिखे भी हुए हैं, तो उनको भी आप देख लेंगे। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू सी यू थ्रू इन द सेशन, इन द एग्जामिनेशन। तो इसके साथ ही फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म होता है। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, और नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में चर्चा जारी रहेगी। अब किसी नए चैप्टर के साथ चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं, टिल देन टाइम टू से गुड बाय।